Good morning to all. Dear student, today we are going to start our new topic, that is causes of the failure of the revolt. In the chapter First War of Independence 1857, the chapter number 11. इस चैप्टर के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे, क्योंकि 12th चैप्टर सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं है। हम लोग 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ चुके हैं, जैसे चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ये हमारे सिलेबस से डिलीट किया जा चुका है, तो इसलिए हमारा कोर्स थोड़ा सा पीछे चल रहा है। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ कॉलोनियल एंड अर्बन चेंज। एक और चैप्टर जो हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया है वो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। वो उससे भी सिर्फ प्रोजेक्ट है, वो किसी भी तरह के असेसमेंट के लिए नहीं था। खैर कोई नहीं, एज फॉर इंफॉर्मेशन पूरा चैप्टर पढ़ना जरूरी था, इसलिए हम आपको चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9 एंड 10 पढ़ा दिए। नाउ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ से हम लोग स्पीड चलेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक काउजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। तो सबसे पहला काउजेज क्या था रिवोल्ट के फेलियर होने का? द अपराइजिंग हैड बीन प्लान्ड फॉर मंथ। अपराइजिंग इट मीन्स रिवोल्ट स्टार्ट होने के लिए प्लान किया गया था, बट इट ब्रोक आउट बिफोर द अपॉइंटेड डेट। लेकिन जो अपॉइंट किया गया था, जो डेट फिक्स किया गया था, वो डेट से पहले ही स्टार्ट हो गया। इट डिड नॉट गो अकॉर्डिंग टू द प्लान एज पर द रिवर्स फेल्ड टू स्प्रेड इट बियॉन्ड सेंट्रल इंडिया एंड दिल्ली। क्योंकि एज पर ये प्लान सेटअप नहीं हो पाया, स्टार्ट नहीं हो पाया, इसलिए सिर्फ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड दिल्ली तक ही लिमिट में रह गया। इफ़ द प्लान हैड गोन, ये कह रहा है अगर प्लान एज पर शेड्यूल होता, देन द रिवोल्ट वुड हैव ब्रोकन आउट इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया सिमल्टेनियसली। तो पूरे इंडिया में एक साथ, सिमल्टेनियसली मतलब होता है एट अ सेम टाइम, एक साथ एक समय में पूरे इंडिया में ये रिवोल्ट स्टार्ट होता और ब्रिटिश के ऊपर इफेक्ट पड़ता। एंड इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर लॉर्ड कैनिंग, द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम, टू कंट्रोल द रिवोल्ट। उस समय लॉर्ड कैनिंग जो था वो इंडिया का गवर्नर जनरल था, जो कि इस रिवोल्ट का कंट्रोल कर रहा था। बट अगर ऐसा होता कि एक साथ ही रिवोल्ट सारे इंडिया में शुरू होता, तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता इस रिवोल्ट को रोकना। कम ऑन टू द सेकेंड, देयर वाज नो यूनिटी अमॉन्ग द रिबेल्स। रिबेल्स में यूनिटी नहीं था। कैसे? ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट में कुछ राजा थे, कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर, ऐसे रूलर्स थे जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर के साथ नहीं थे। द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म हैड नॉट येट डेवलप। लोगों में नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप नहीं हुआ था। नेशनलिज्म कहने का मतलब है राष्ट्रभक्ति, पैट्रियोटिज्म। देयर वॉज नो कॉमन आइडियोलॉजी अमॉन्ग्स द रिबेल। कोई भी कॉमन आइडियोलॉजी नहीं था रिबेल्स में, क्योंकि जो भी रिबेल्स थे उन सबका आइडियोलॉजी अलग अलग था। द सेपोइज ऑफ बंगाल वांटेड टू रिवाइव द ग्लोरी ऑफ द मुगल्स, while Nana Sahib and Tatya Tope tried to re-establish the Maratha power and Rani Lakshmibai fight for her lost kingdom। कह रहा है कैसे लोगों का आइडियोलॉजी अलग अलग था। तो जो सिपाही ऑफ बंगाल वांटेड टू रिवाइव, बंगाल के जो सिपाही थे वो रिवाइव करना चाहते थे, हटाना चाहते थे किसके? तो ग्लोरी ऑफ द मुगल के ग्लोरी को। नाना साहेब एंड तात्या टोपे का मिशन क्या था? तो मराठा को रीस्टेब्लिश करना। एंड रानी लक्ष्मीबाई का मिशन था उनके किंगडम को वापस लेना, जो किंगडम उनका लॉस्ट हो चुका था या ब्रिटिश उनसे छीन चुके थे। द राइजिंग वॉज नॉट वाइड स्प्रेड। ये राइजिंग या फिर ये रिवोल्ट वाइड स्प्रेड नहीं था। इट वॉज लिमिटेड टू नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। ये इंडिया के सिर्फ नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट में ही लिमिट में था। इन द नॉर्थ द सिख, द निज़ाम एंड द सिंधियाज were unaffected by the revolt, and the Gurkhas not only remained loyal to the Britishers but helped the British in suppressing the mutiny। इस पॉइंट को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिख, निजाम और सिंधिया जो थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं थे या फिर रिवोल्ट में पार्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके साथ गुरखा जो थे वो केवल ब्रिटिश के लिए लॉयल ही नहीं थे, बल्कि वो ब्रिटिश का साथ भी दे रहे थे इस म्यूटिनी को, इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में, इस रिवोल्ट को दबाने में। नेक्स्ट इज द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट वॉज नीदर स्ट्रॉन्ग नॉर गिव डायरेक्शन टू द रिबेल्स। द इंडियन रूलर fought to liberate their own territories and did not think about the freedom of the whole country. Moreover, the company official got timely help from the government of Britain.
रिवोल्ट का जो लीडरशिप था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। दूसरा, जो इंडियन रूलर थे वो सिर्फ अपने टेरिटरीज को लिबरेट कराने के लिए, फ्रीड करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ना कि पूरे इंडिया के लिए। एंड लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो है कंपनी के ऑफिशियल्स को ब्रिटेन, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन या ब्रिटिश गवर्नमेंट से हेल्प प्रोवाइड हो रहा था। तो ये जो 4 पॉइंट है 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, ये इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट डिस्क्राइब द काउजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। तो 1 2 3 4 5 को मार्किंग कर लेंगे एंड 5 पॉइंट में आंसर लिखेंगे। नाउ कम ऑन टू द रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट का रिजल्ट क्या हुआ? ऑब्वियस बात है, रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया होगा एंड ब्रिटिश फिर से अपने पावर को रीस्टेब्लिश कर लिया होगा। द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड विद क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ नवंबर 1 1858। नवंबर 1 1858 को क्वीन विक्टोरिया की तरफ से एक प्रोक्लेमेशन हुआ, एक डिक्लेरेशन हुआ दैट की ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर जो होगा वो इंड होगा। क्यों? क्योंकि विक्टोरिया को ईस्ट इंडिया कंपनी पर भरोसा नहीं रहा। उसे लग रहा था कि 1857 में जैसा रिवोल्ट हुआ वैसा रिवोल्ट आगे भी हो सकता है। तो वैसे रिवोल्ट से बचने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को ख़त्म किया और पूरा पावर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। एंड नाउ शी एज्यूम द टाइटल ऑफ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। एंड उसने एज्यूम किया, किसने? क्वीन विक्टोरिया ने, एम्प्रेस ऑफ इंडिया के टाइटल को। द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया गया। किसका? इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन। अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अपॉइंटेड बाई, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। किस चीज़ के लिए? तो टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ अ काउंसिल। एक काउंसिल के हेल्प से, एक आयोग के हेल्प से या फिर एक संगठन के हेल्प से इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया के देख रेख के लिए, उसके लुक आफ्टर के लिए, ताकि फिर से ऐसा रिवोल्ट वापस शुरू ना हो। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय। अब गवर्नर जनरल का टाइटल चेंज हो गया, वायसराय बन गया। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, जिसका मतलब था द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। नाउ द ब्रिटिश रीऑर्गेनाइज द आर्मी टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर रिवोल्ट। फ्यूचर रिवोल्ट से बचने के लिए ब्रिटिश ने अपने आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया। द पॉलिसी ऑफ रूथलेस कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज वॉज गिवन अप। कहता है रूथलेस कॉन्क्वेस्ट मतलब बुरी तरह से क्रुएल्टी के साथ जो वो कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे, जो एरिया को जीतते चले जा रहे थे, एंड एनेक्सेशन कब्जा कर रहे थे, इस चीज़ को गिवन अप कर दिया गया, छोड़ दिया गया। द इंडियन प्रिंसेस वेर गिवन द एश्योरेंस दैट देयर स्टेट वुड नॉट बी एनेक्स्ड। और उनके द्वारा ये एश्योर्ड किया गया इंडियन को या फिर इंडियन टेरिटरीज को दैट दे वेर नॉट बी एनेक्स्ड एंड वेर ग्रांटेड द राइट ऑफ एडॉप्शन। और उसके बाद उनको एडॉप्शन का राइट ग्रांट कर दिया गया, मतलब वो एडॉप्ट कर सकते थे। फुल रिलीजियस फ्रीडम वॉज गारंटेड टू द इंडियन। पूरी तरह से इंडियन को रिलीजियस फ्रीडम दे दिया गया, किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, फॉलो करने के लिए, उसको प्रोपेगेट करने के लिए। दे वेर ऑल्सो गिवन द एश्योरेंस दैट हाई पोस्ट वुड बी गिवन टू देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और इंडियन को ये भी एश्योर्ड किया गया कि उनको हाई पोस्ट दिया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इट मीन्स ब्रिटिशर्स और इंडियन में किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बाई द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया वॉज फुली रीस्टेब्लिश्ड। एंड 1859 के एंड होते ब्रिटिश अथॉरिटी फिर से इंडिया में रीस्टेब्लिश हो गया। बट द रिवोल्ट प्रूव टू बी द फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। लेकिन इस रिवोल्ट से ये प्रूफ हो गया कि इंडिया में पहली बार फुल पर्पस के साथ स्ट्रगल किया गया था खुद को फ्रीड करने के लिए। इट बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द लेटर फ्रीडम स्ट्रगल्स एंड इट हीरोज बिकेम हाउस होल्ड नेम्स इन दी कंट्री। कहता है इट बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये एक तरह का इंस्पिरेशनल सोर्स भी था बाकी नेक्स्ट रिवोल्ट के लिए, फॉर द लेटर फ्रीडम स्ट्रगल्स, इसके बाद जो भी फ्रीडम स्ट्रगल्स हुआ उसके लिए। एंड इट हीरोज बिकेम हाउस होल्ड नेम्स इन द कंट्री, और कंट्री के हाउस होल्ड में इनके हीरोज़ का नाम जो था वो फेमस हो गया। तो इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि 1857 का रिवोल्ट हमने शुरू किया था काउजेज ऑफ रिवोल्ट से। काउजेज ऑफ रिवोल्ट के बाद कोर्स ऑफ रिवोल्ट देखा, कोर्स ऑफ रिवोल्ट के बाद फेल्योर, एंड उसके बाद इसका रिजल्ट।
और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर से देखोगे एंड कोशिश करोगे कि ये चैप्टर अच्छी तरह से आपको समझ में आए एंड क्वेश्चन आंसर खुद से करने की कोशिश करोगे। बाकी रिवाइज तो हम करवाएंगे ही। ओके, थैंक्स टू ऑल।